अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में बात की थी, जिसमें हमने उसके कॉजेज़, सिम्टम, कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंशन के बारे में बात की थी। आज की वीडियो जो है वो भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में ही है, लेकिन इसमें आज हम डिस्कस करेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को और उसकी प्रिवेंशंस को। अगर कोई भी हाई रिस्क है फॉर द गेस्टेशनल डायबिटीज़, तो वो ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करें और वो अपने रिस्क को ओवरकम कर सकते हैं, और जिनको हो गई है गेस्टेशनल डायबिटीज़ वो इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए जो है आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें और आपको इसका बेनिफिट हो जाए। सबसे पहले जो मैं आपको टिप दूंगी जिससे गेस्टेशनल डायबिटीज़ के रिस्क को हम कम कर सकते हैं, दैट इज़ इंक्लूड हेल्दी कार्ब्स टू योर डाइट। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट डेली हम यूज़ करते हैं वो हमने देखना है कि आया ये हेल्दी है या ये अनहेल्दी है। अब जो हमारे नॉर्मल एक डाइट प्लान होता है या जो डाइट हम खा रहे होते हैं, उसमें 3 मेन जो होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, 3 मेन पोर्शन होते हैं उसके। कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होती है और फैट होता है। इनका जो होता है एक मेजरेबल प्रोपोर्शन लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि हर चीज़ हम अवॉइड करने लग जाएं। इनका एक ख़ास मिक़दार में प्रोपोर्शन लेना ज़रूरी होता है अपनी जो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। अब जो कार्ब्स हैं जिसमें आ जाती हैं प्रोसेस्ड फूड, आ जाती है रिफाइंड शुगर है, राइस है, इसके अलावा फ्लेवर्ड योगर्ट आ जाते हैं, या फिर हमारे पास प्रोसेस्ड सीरियल्स आ जाते हैं। इन सब को हमने स्वाइप कर देना है विद द हेल्दी थिंग्स लाइक द हाई फाइबर कार्ब्स, जिसमें आ जाएंगे हमारे फ्रूट्स, आ जाएंगे वेजिटेबल्स, आ जाएंगे और होल ग्रेन्स आ जाएंगे। ये स्वाइप करने से ये होगा कि अब हमने अगर एक खाना खाया है, देन हमने 4 से 5 घंटे या 6 घंटे के गैप के बाद हम दोबारा एक प्रोसेस्ड फूड खा लेते हैं या हम बस बैड कार्ब्स हैं वो खा लेते हैं, तो क्या होगा, हमारी ब्लड शुगर लेवल बहुत तेज़ी से एक स्पाइक करेगा, मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और वो चीज़ जो होती है वो बॉडी पे गलत इम्पैक्ट डाल रही होती है, जिससे इंसुलिन जो होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं बनती जो उस चीज़ को ओवरकम कर सके, ठीक है। तो इसलिए हमने अपनी डाइट में वो कार्ब्स ऐड करने हैं जो कि हेल्दी हैं, उनका एक मेजरेबल प्रोपोर्शन यूज़ करना है ताकि जो हमारे पास ब्लड शुगर लेवल है उसमें स्पाइक्स ना आए, वो होल डे जो है वो स्टेडी स्टेट रहे, मतलब एक ही लाइन पे रहे, ठीक है। दूसरी बात हम करेंगे जी, दिन में 3 बड़े मील लेने की जगह हम 6 छोटे छोटे मील लें। अब जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, उनकी मेन बात यही होती है कि पोर्शन कंट्रोल इज़ एवरीथिंग फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज़ मैनेजमेंट। पोर्शन कंट्रोल का मतलब ये है कि बजाय इसके कि हम सुबह उठ के एक भर के पूरी प्लेट हम खाने की खाएं और फिर दोपहर में हम पूरी प्लेट खाएं, उससे अच्छा है कि हम आधी आधी प्लेट जो है वो हर 4 घंटे बाद हम लेते रहें, ठीक है, हर 3 घंटे बाद लेते रहें। मतलब कि क्वांटिटी जो है उसको कम करके, ठीक है, जो भी हम फूड ले रहे हैं, बट उसकी जो हम जो टाइमिंग है वो ज़्यादा कर लेंगे। अगर दिन में 3 दफ़ा खाना खा रहे हैं, वही खाना हम उसे डिवाइड करके दिन में 6 दफ़ा खा रहे हैं, तो उससे ये होगा कि वो ब्लड शुगर की स्पाइक्स नहीं आएंगी, स्टेडी स्टेट रहेगा, मतलब कि नॉर्मल एक ही लेवल पे ब्लड शुगर रहेगी, तो उसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ के रिस्क कम हो सकते हैं। थर्ड बात ये होती है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी में आपने एक्टिव रहना है। अब बहुत सी फीमेल्स ये करती हैं प्रेगनेंसी के बाद, बस ही लेट गया, रेस्ट करनी शुरू कर दी और खाना खाना शुरू कर दिया कि अब बस कुछ भी नहीं करना हमने। नहीं, आपने अपनी वॉक, अपनी एक्सरसाइज, अपना योगा, ये आपने मस्ट करना है। कोशिश करें दिन में 30 से 40 मिनट वॉक करें, ठीक है। वॉक नहीं कर सकती, डिफरेंट एक्सरसाइज की वीडियोस हैं, आप वो देखें, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज करें, या डिफरेंट योगा पोजेस होती हैं, ये सारा कुछ प्रेगनेंसी के लिए होता है, उसमें आपने ये चीज़ें लाजमी करनी है। इसके अलावा जो वॉक है वो एक बहुत अच्छी एरोबिक एक्सरसाइज होती है। अगर आप अपनी हर मील के बाद जो है वो 10 से 15 मिनट की अगर वॉक कर लेते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी आपको थ्रू आउट डे में, तो उससे बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क आपको फ़ील होगा। अब जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि रेगुलरली अपनी जो ब्लड शुगर है उसे मॉनिटर करना है।
یہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ایڈوائس کے اکارڈنگ کرنا ہے. ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ بھی یہ ایشو چل رہا ہے اور اس کے اکارڈنگ کب کب آپ کو اپنے جو بلڈ شوگر لیول جو اسے ٹیسٹ کرنا ہے. جو موسٹ اپروپریٹ ٹائم ہوتا ہے, جو سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے, وہ پری میل اینڈ پوسٹ میل ہوتا ہے. مطلب کہ کھانا کھانے سے پہلے اور پھر کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد. یہ سب سے ایکوریٹ اور اچھی ریڈنگ جو ہم بتاتے ہیں اور اس سے بیسٹ کنٹرول جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے. اسٹل آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا ہے اور اس کے اکارڈنگ آپ نے اپنی بلڈ شوگر کی مانیٹرنگ جو ہے وہ لازمی کروانی ہے. اب جو سب سے لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو گائنیکالوجسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو نیوٹریشنسٹ ہے ان دونوں سے جو ہے وہ کانٹیکٹ میں رہنا ہے. ان دونوں کو بار بار ریپیٹڈلی آپ نے چیک اپ کرواتے رہنا ہے اور اپنی جو آپ کی کنڈیشن ہے اس کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ ڈسکشن کرتے رہنا ہے. اب اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ سفر کرتے ہیں گیسٹیشن ڈائبٹیز سے, ان کے اندر جو ہے وہ فردر جا کے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ملائٹس ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کون کون سی کمپلیکیشنز ہیں جو جا کے مدر فیس کرتی ہے اور جو بیبی جو ہے وہ لیٹر آن جا کے فیس کرتا ہے. تو وہ ساری کمپلیکیشنز جو ہوتی ہیں وہ آنے لگ جاتی ہیں. تو اس لیے ان سارے رسک کو, ان ساری کمپلیکیشن کو اوور کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے گائنیکالوجسٹ سے اور اپنے نیوٹریشنسٹ سے جو ہے وہ ریپیٹڈلی کنسلٹیشن کرتے رہیں, تاکہ جو جتنے بھی اور رسک آئیں گے, جتنی بھی کمپلیکیشن آنی ہے فردر, وہ کم سے کم ہو سکیں. ٹھیک ہے, تو تاکہ ان دا اینڈ جو ہے وہ ایک ہیلدی ڈلیوری ہو, ایک ہیلدی بیبی اور ود ہیلدی مدر جو ہے وہ آؤٹ کم آ سکے. ہوپ سو آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.